हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेबी स्टडी हब। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी वीडियो है ये यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, केवीएस, एनवीएस तथा अन्य इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेबी स्टडी हब पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसके पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल सकें। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज़ अ लिरिक पोएम by the English romantic poet William Wordsworth, composed in 1802 and published in 1807 in Poems in 2 volumes. The poem contains 20 stanzas written in modified rhyme royal and describes Wordsworth's encounter with a leech gatherer near his home in the Lake District ऑफ इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है हमारी, ये लिरिक पोएम है और किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है। 1802 में कंपोज की थी और 1807 में पब्लिश हुई है। और किस कलेक्शन में फ्रेंड्स? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। द पोएम कंटेन्स 20 स्टेंजा। कितने स्टेंजा हैं फ्रेंड्स? 20 स्टेंजा हैं। और राइम रोयल मतलब कि 7 लाइन स्टेंजा है। ठीक है, 7 लाइन स्टेंजा हो गया और 20 स्टेंजा हैं, तो फ्रेंड्स क्या हुआ? 140 लाइन्स हो गई सीधे सीधे। ठीक है, ये भी याद रखना है। एंड डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ एनकाउंटर विद अ लीच गैदरर। और इसमें बात किसकी की गई है कि वर्ड्सवर्थ अचानक से मिल जाते हैं किससे? ए लीच गैदरर, जो जोक इकट्ठे करने वाला होता है। तो फ्रेंड्स, लीच गैदरर, जोक इकट्ठे करने वाला। जोक एक इंसेक्ट है, एक टाइप का, जो मतलब बॉडी से चिपक जाता है तो छूटता नहीं है आसानी से। ठीक है। नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, उनके घर के पास में ही एक लीच गैदरर से वो मिलते हैं। ठीक है। द पोएम इज बेस्ड ऑन वर्ड्सवर्थ एक्चुअल एनकाउंटर विद अ लीच गैदरर। ये हिस्ट्री की बात हो रही है कि मतलब कहाँ से लिया गया है, क्या है। तो ये बेस्ड है किस पर? इसके रियलिटी पे बेस है, मतलब इनकी एक्चुअल एनकाउंटर की बात करते हैं। और ये 3 और ऑफ अक्टूबर 1800 में उससे मिले थे नियर हिज होम एट डव कॉटेज इन ग्रासमेयर। हाउएवर द पोएम वॉज नॉट रिटन अंटिल मई 1802। तो फ्रेंड्स, जो ये लीच गैदरर से मिले थे 3 अक्टूबर 1800 में मिले थे। ठीक है। और पोएम जो है वो मई 1802 तक लिखी नहीं गई है। मतलब 2 साल पहले मिले थे, लेकिन उन्होंने बाद में, मतलब 2 साल पहले तो लीच गैदरर से मिले हैं और उन्होंने पोएम लिखी है मई 1802 में। ठीक है। In resolution and independence, the ancient leech gatherer who spends his days wandering the moors looking for leeches represents the strong-minded poet who preserves। इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझसे मतलब बोला नहीं जाता ये वर्ड। इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, ऑब्सक्योरिटी एंड सॉलिट्यूड। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं आपको, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो है इसका दूसरा नाम है द लीच गैदरर। ठीक है। तो जो वर्ड्सवर्थ जी ने नाम दिया था इसका लीच गैदरर नाम दिया था। ठीक है। लेकिन बाद में इसका नाम इनके आई थिंक इनकी वाइफ ने और किसी और ने मिल करके इसे रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस नाम दे दिया था। ओके। तो इसका सबटाइटल कह सकते हैं या अदर नेम क्या है? The leech gatherer. In resolution and independence, the ancient leech gatherer who spends his days wandering the moors. Moors friend, जो मतलब moors किसे बोलते हैं? जैसे कहीं पूरे शहर का पानी या पूरे गांव का पानी एक मतलब एक कोने में आकर के इकट्ठा हो जाए, जो स्पेस कैसा हो? नीचा हो, है ना।
और उसमें जब पानी इकट्ठा होगा गड्ढे में तो वहाँ पे बहुत सारी लीच पैदा हो जाती थी, ठीक है। तो वो उन जगहों पर घूमते थे। 4 लीचेज रिप्रेजेंट द स्ट्रॉन्ग माइंडेड पोइट। पोइट क्या करते हैं, उन चीज़ों को दिखाते हैं इन द फेस ऑफ पॉवर्टी, ऑब्सक्योरिटी एंड सोलिट्यूड। पोइट बताता है कि जो लीच गैदरर होते हैं वो कैसे पॉवर्टी, गरीबी को, ऑब्सक्योरिटी मतलब उन्हें किसी चीज़ का क्लियर नहीं है कि आगे क्या होगा, मतलब गरीबी में चल रहे हैं, एंड सॉलिट्यूड कैसे अकेले घूमते रहते हैं लीच गैदरर्स, ठीक है। तो उस ओल्ड मैन को जो देखते हैं, लीच गैदरर को जो देखते हैं, तो वो इसी का डिस्क्रिप्शन इस पोयम में कर रहे हैं। A leech gatherer, a leech collector, leech gatherer or leech finder was a person occupied with procuring medicinal leeches which were in growing demand in 19th century Europe. Leeches were used to bloodletting. इसे क्या बोलेंगे, रक्तपात बोलते हैं फ्रेंड्स, रक्तपात। What were not easy for medical practitioners to obtain. जो लीच इकट्ठे करने वाला, लीच संग्रह करता, या इन तीनों में से ये सभी का मीन्स एक ही है, जो था वो पर्सन क्या काम करता था, वो उन लीचेज को इकट्ठा करता था जो मेडिसिनल लीचेज थी, मतलब जो हमारे औषधि के काम आती थी, विच वर इन ग्रोइंग डिमांड, जिनकी डिमांड थी कहाँ पर, 19वीं सेंचुरी में यूरोप में। क्योंकि लीचों का जो यूज है वो कहाँ किया जाता था, ब्लड लेटिंग, रक्तपात, जैसे रक्तपात आई थिंक उसे बोलेंगे जो जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं, या फिर मतलब कुछ नस से जैसे खून बहे जा रहा है तो उसे रोकने के लिए, ठीक है। जैसे ब्लड निकाला तो उसके बाद में रुकता नहीं है, तो वो लीचीज का यूज मेडिकल लाइन में यहाँ पे यूज हुआ करता था, ओके। बट वर नॉट ईजी फॉर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू ऑब्टेन। लेकिन देखो, लीच इकट्ठे करने वाले तो कर लेंगे, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं, प्रैक्टिशनर्स जो हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। इसीलिए किसकी डिमांड थी, लीचीज की डिमांड थी, और लीच गैदरर ये जो इकट्ठा करने का काम इसलिए करते थे। आई होप ये क्लियर होगा कि लीच गैदरर का काम क्या था और कहाँ पर ये यूज किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हुई हैं इस थियरी में, तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करके हमारी वो पक्की हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ डैश 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 पोयम। कैसी पोयम है, बैलेड, सोनेट, लिरिक, ओड। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अ लिरिक पोयम, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पोयम, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का दूसरा नाम क्या है, ओड टू द इंडिपेंडेंट एंड रिजोल्यूशन, अ बैलेड ऑन रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द लीच गैदरर, ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द लीच गैदरर। क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज कंपोज्ड इन द ईयर। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया था, कंपोज कब हुई थी पोयम। तो फ्रेंड्स 1802 में हुई थी, जबकि 3 अक्टूबर 1800 में वर्ड्सवर्थ जी मिले थे, ठीक है। एनकाउंटर जो हुआ था वो इस डेट का है, लेकिन इन्होंने 2 साल बाद 1802 में इसे लिखा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वॉज पब्लिश्ड इन ईयर। पब्लिश्ड कब हुई थी, तो फ्रेंड्स 1803, 1804, 1806, 1807। तो फ्रेंड्स, ये पब्लिश हुई थी 1807 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोयम कंटेन्स हाउ मैनी स्टेंजाज। कितने स्टेंजाज हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स मैंने बताया था, फिर भी देख लेते हैं। 12 स्टेंजा, 16 स्टेंजा, 20 स्टेंजा, 7 स्टेंजा।
फ्रेंड्स स्टेंजा 20 है, याद रखना है 20 स्टेंजाज हैं। ओके, और लाइंस कितनी हैं फ्रेंड्स, उनमें सभी में 7 लाइंस हैं क्योंकि राइम रोयाल का यूज है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 140 लाइंस। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चंस पूछेगा तो आप पक्का कर देंगे। नेक्स्ट है द पोयम इज रिटन इन, अभी बताया था राइम रोयाल, लिमेरिक, टारसेट, सेस्टेट। तो फ्रेंड राइम रोयाल जो होता है ये हमारा 7 लाइन्स होता है, लिमेरिक 5 लाइन्स स्टेंजा, टारसेट 3 लाइन स्टेंजा एंड सेस्टेट 6 लाइन स्टेंजा। ओके, ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या हो जाएगा, राइम रोयल स्टेंजा। सेस्टेट है फ्रेंड्स, और सेप्टेट होता तो ये भी हमारा 7 लाइन स्टेंजा होता है। नेक्स्ट है देयर आर टोटल लाइन्स इन द पोएम, 20 स्टेंजा हैं, 7 लाइन्स हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 140 लाइन्स इन द पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ एनकाउंटर मीटिंग विद अ नियर हिज होम इन लेक डिस्ट्रिक्ट। किससे मिलते हैं वर्ड्सवर्थ जी, सेफर्ड से, लीच गैदरर से एंड ओल्ड लेडी से, ऑल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है आपको पता ही है अब तो, लीच गैदरर। देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हैवीली एंड फेल इन फ्लड्स। ये लाइन्स हैं, आर द लाइन्स ऑफ द पोयम। कौन सी लाइन्स हैं, लास्ट लाइन्स, 40th लाइन्स, 120th लाइन या ओपनिंग लाइन। तो फ्रेंड्स ये होंगी इसकी ओपनिंग लाइन, यहीं से स्टार्ट होती है, देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड एट ऑल नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अ सी beast crawled forth that on a shelf of rock or sand repose at there to sun itself, such seemed this man, not all alive or nor dead। ये जो लाइन्स हैं फ्रेंड्स ये किसके लिए कही गई हैं, किसकी बात हो रही है, सीम दिस मैन, ना तो जिंदा है और ना ही वो मरा हुआ है। ठीक है, किसकी बात करेगा वो, ना तो एंशिएंट मैरिनर की करेगा, ना लूसी की, ना माइकल की, क्योंकि चल रहा है हमारा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस और लीच गैदरर, तो लीच गैदरर की ही बात यहाँ पर हो रही है। टाइटल स्टैंड्स टू रिप्रेजेंट द ओल्ड मैन्स एंड एज वेल एज द रिजोल्यूशन ऑफ द नरेटर हिमसेल्फ। टाइटल जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ओल्ड मैन की किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट को, रिजोल्यूशन को, इसकी तो स्पेलिंग भी गलत है, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को, और ऑल आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे इंडिपेंडेंट है इसलिए गलत हो जाएगा, और इसमें रिजोल्यूशन की स्पेलिंग भी गलत है। और दूसरी बात मेन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसमें जब एक स्पेस यहाँ है और एक स्पेस यहाँ है तो दी दोनों हमारे यही करेक्ट आंसर होगा, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज iambic pentameter is used to in the lines with an extra iamb in the 7th line. The poem uses the rhyme scheme unanimously in the all the stanzas. तो फ्रेंड्स राइम स्कीम क्या होती है हमारे राइम रोयाल की, ये पूछा गया है कि इस पोयम में राइम स्कीम क्या है, ए बी ए सी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी सी सी, नन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी बी सी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉजिटिव मूड ऑफ द पोएम इज प्रोजेक्टेड थ्रू द आइडलिक इमेजनरी इन द फर्स्ट ब्लैंक स्पेस है टू रिप्रेजेंट द जॉय ऑफ नेचर। यहाँ पूछा है कि जो पोएम का पॉजिटिव मूड इज आइडियलिक इमेजरी
इन द फर्स्ट, ओके, जॉय ऑफ नेचर, ओके। जो पॉजिटिव मूड की बात हुई है इन द पोएम इज प्रोजेक्टेड थ्रू द आइडेलिक इमेजरी। ये आइडेलिक इमेजरी कहाँ पर यूज हुई है और जॉय ऑफ नेचर कहाँ पे प्रेजेंट किया गया है पोएट के द्वारा। तो फ्रेंड्स फर्स्ट 4 स्टेंजाज में, फर्स्ट 3 स्टेंजाज में, फर्स्ट 2 स्टेंजाज में नन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट 3 स्टेंजाज, ओके। फर्स्ट 3 स्टेंजाज में पॉजिटिव मूड की बात की गई है, आइडलिक इमेजरी की और जॉय ऑफ नेचर की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेयर इज रनिंग रेसेस इन हर मर्थ एंड विद हर फीट सी फ्रॉम द फ्लैशी अर्थ विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन दिस लाइन। तो फ्रेंड्स इन लाइन्स में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग हुआ है? ओनोमेटोपोइया, एलिट्रेशन, इमेजनरी, ऑल। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गॉड सेड आई बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर I'll think of the leech gatherer on the lonely moor are the lines of the stanza। कौन इसमें पूछा गया है कि कौन सी लाइंस हैं और किस स्टेंजा की लाइंस हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा लास्ट लाइंस ऑफ लास्ट स्टेंजा, लास्ट लाइंस ऑफ लास्ट स्टेंजा हैं ये। गॉड सेड आई बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर। द नरेटर इन दिस पोएम इज वी मे अज्यूम, ओके। नरेटर कौन है, जो वक्ता है वो कौन है इस पे पोएम में? वी मे अज्यूम, हम जिसे मतलब क्या करते हैं एक अनुमान लगाते हैं कि कौन है। द पोएट, वर्ड्सवर्थ, लीच गैदरर, ए एंड बी। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए। पोएट वर्ड्सवर्थ भी ठीक है, लीच गैदरर नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि पोएट वर्ड्सवर्थ ही है और वो ही हमारा नरेटर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट दिस पॉइंट ही सीज अ लीच गैदरर, he describes him as very old. In these lines, the oldest man he seemed that ever wore hairs. वर्ड्सवर्थ जी कैसे डिस्क्राइब्स करते हैं उसे? एज वेरी ओल्ड। और लाइन्स कौन सी हैं फ्रेंड्स ये देख लेते हैं। द ओल्डेस्ट मैन ही सीम्ड दैट एवर वोर हेयर्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। वाइट हेयर्स, वाल्ड हेयर्स, वाल्ड तो गंजा होता है, हेयर्स ही नहीं जाना था, और ग्रे हेयर्स और नन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रे हेयर्स। और फ्रेंड्स एक चीज़ और बता दूं, ग्रामर वाली है वो हमारी। तो ग्रे हेयर जो यूज होता है फ्रेंड्स भूरे बालों के लिए, हम जैसे इन्हें कहते हैं भूरे बालों वाला, तो भूरे बालों के लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स? ग्रे, GREY, ग्रे, ओके। ये चीज़ याद रखनी है, वाइट हेयर्स कभी भी यूज नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज दे टॉक वर्ड्सवर्थ एंड द ओल्ड मैन, ओके। द स्पीकर लर्न्स द ओल्ड मैन गोज फ्रॉम pond to pond gathering leeches to sell at the time leeches were used for। एज दे टॉक, जैसे कि वो दोनों बात करते हैं, कौन कौन? वर्ड्सवर्थ एंड ओल्ड मैन दोनों बात करते हैं। द स्पीकर वो वर्ड्सवर्थ, लर्न्स द ओल्ड मैन गोज फ्रॉम pond to pond gathering leeches to sell। जब वो बात करते हैं तो पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है वो एक तालाब से दूसरे तालाब में जाता रहता है, जो होती हैं लीचीज उन्हें इकट्ठा करने के लिए और बेचता है। एट दैट टाइम लीचीज वर यूज्ड फॉर,
और उस समय पर, किस समय की बात हो रही है, 90th सेंचुरी की, ठीक है। उस समय पर इन लीचीज का यूज कहाँ होता था? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया भी था अभी थियरी में, मेडिसिनल पर्पज, मेडिसिन के क्षेत्र में इनका यूज होता था, औद्योगिक के उसमें, सॉरी, औषधि के रूप में, ओके। वो ब्लड लेटिंग में काम आते थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अपीयरेंस ऑफ द लीच गैदरर इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द dichotomy that persists in life between the opposite mood of even terror. The appearance of leech gatherer is, कैसे दिखाता है लीच गैदरर को? अपोजिट मूड्स ऑफ जॉय एंड कंफ्यूजिंग, जॉय एंड सैडनेस, सैडनेस एंड लिबर्टी, लिबर्टी एंड एक्सप्लोरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है जॉय एंड सैडनेस। जो हमारा लीच गैदरर है वो कभी खुश हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, ठीक है। तो वो अपोजिट मूड को की बात यहाँ पे इस वाले वर्क में उन्होंने दिखाई है, इस पोयम में उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूड्स की बात की है वर्ड्सवर्थ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोयम वॉज रिटन बिटवीन 1802 अंडर द टाइटल ऑफ द लीच गैदरर। फर्स्ट वर्जन जो था पोयम का वो बिटवीन किस, कब से कब के बीच में लिखा गया था, और टाइटल क्या था फ्रेंड्स? द लीच गैदरर। तो फ्रेंड 3 to 8 मई, 3 to 9 मई, 5 to 9 मई, 1 to 9 मई। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3 to 9 मई। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें छोटा सा, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।